अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। अच्छा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? इनका काम हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड है उसको लो लेवल लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी कि जो कोड हाई लेवल लैंग्वेज में हमने लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं, उसको ये आगे जो है वो मशीन कोड में, ठीक है, ये कन्वर्ट करते हैं। तो इनका ये काम होता है। अच्छा, तो ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, ये जब जनरल पर्पज़ कंप्यूटर बनाया गया था तो उसमें भी इसकी एक अहमियत मौजूद है, ठीक है। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल, ठीक है, उनमें होता था। अच्छा, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की 3 टाइप्स हैं: असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। चैप्टर नंबर 1 में भी आपको इसके बारे में पढ़ाया गया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे ज़रा शॉर्ट था, अब ज़रा डिटेल्स के साथ इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अच्छा, असेंबलर क्या चीज़ है? असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। यानी कि जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया होता है, ठीक है, उसको वो बाइनरी लैंग्वेज में यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो असेंबली लैंग्वेज क्या चीज़ होती है? असेंबली लैंग्वेज जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज और जो बाइनरी लैंग्वेज है जिसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं उसके दरमियान में होती है, ठीक है। यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है जो कि बेसिक लैंग्वेज में या सी लैंग्वेज, जावा, सी प्लस प्लस, इनमें हम लिखते हैं, उस कोड को पहले असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। ये असेंबली लैंग्वेज जो है इसमें भी जो इसका जो कोड है वो इंग्लिश से मिलता जुलता है लेकिन लंबा होता है ये काफ़ी, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज के मुकाबले में। अच्छा, फिर असेंबली लैंग्वेज से ये फिर मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। इस तरह से यानी कि इस कोड को मशीन कोड में पहले कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको चलाया जाता है उस मशीन कोड को, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है वो क्योंकि सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज पर काम कर सकता है, ठीक है, यानी जो 0 1 जिनमें होते हैं सिर्फ, तो इस वजह से पहले हर प्रोग्राम को मशीन कोड यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर कंप्यूटर उस पर सारी प्रोसेसिंग करके तो उस कोड को जो है वो चला देता है, ठीक है, उस प्रोग्राम को रन कर देता है। तो पुराने ज़माने में ऐसे होता था कि प्रोग्राम जो है वो बाइनरी कोड्स की मदद से बनाए जाते थे, ठीक है, यानी मशीन कोड के ज़रिए, जिनमें सिर्फ 0 1 ही होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल काम था, ठीक है, क्योंकि 0 1 इस लैंग्वेज में कुछ भी लिखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ए अगर आपने लिखना है तो उसका भी एक पूरा कोड है, ठीक है, उसके लिए आपको 0 1 इस तरह के डिजिट्स लिखने पड़ेंगे। बी के लिए अलग है, सी के लिए अलग है, तो इस तरह से वो उसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो उस टाइम जो है इसमें प्रोग्रामिंग करते थे तो इससे जो है क्या है कि टाइम भी बहुत ज़ाया होता था, ठीक है, क्योंकि एक तो लंबा होता था, दूसरा मुश्किल बहुत था, और इसमें एरर्स भी फिर बहुत आती थी क्योंकि सारा कुछ ही 0 1 में है, तो वो बड़ा मुश्किल होता था उसको, यानी कि ऐसे प्रोग्राम को लिखना, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम को हैंडल करना, और एरर्स भी उसमें ज़्यादा आते थे और उन एरर्स को फिर निकालना ये भी एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि बाद में फिर असेंबली लैंग्वेज बन गई, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि हाई लेवल और लो लेवल जो मशीन कोड है उसके दरमियान में आती है ये भी लो लेवल लैंग्वेज ही, ठीक है। मशीन कोड जो कि बाइनरी लैंग्वेज है वो, और असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों लो लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो इन दोनों की निस्बत आसान है, ठीक है, वो इंग्लिश से मिलती जुलती है, इसलिए अब हम लोग सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज में ही ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो असेंबली लैंग्वेज है वो जब फिर आई
तो उसकी वजह से प्रोग्रामिंग आसान होगी, ठीक है। फिर प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाने लगे। असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है नेमोनिक्स होते हैं, ठीक है। नेमोनिक्स क्या है? ये कोड है, ठीक है। सिंबॉलिक कोड है, यानी कि इसमें सिंबल्स हैं, सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है इसके कोड में। और सिंबॉलिक कोड्स के ज़रिए इसमें मशीन इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर को हिदायत दी जाती हैं इन सिंबॉलिक कोड्स की मदद से, ठीक है। तो इन कोड्स को हम नेमोनिक्स कहते हैं, ठीक है। एम साइलेंट है तो इसलिए इसको नेमोनिक पढ़ा जाता है। अब यानी कि इसमें वो चीज़ नहीं है जो वन है जैसे बाइनरी लैंग्वेज में होता था, तो ये असेंबली लैंग्वेज जो है ये उसकी निस्बत काफ़ी आसान थी, ठीक है। तो इसमें वैसे है कि एक मशीन इंस्ट्रक्शन जब हमने लिखनी है, कोई एक हिदायत लिखनी है, तो उसके लिए एक लाइन में उसको लिखना होता है, ठीक है। एक लाइन में एक मशीन इंस्ट्रक्शन आएगी, फिर दूसरी लाइन में दूसरी मशीन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ असेंबली लैंग्वेज है। तो बाकी असेंबलर जो हमारा टॉपिक था वो क्या करता है कि इसी असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, यानी बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, ताकि जो कंप्यूटर का सीपीयू है वो उस पर प्रोसेसिंग कर सके और हमारा प्रोग्राम चल सके। नेक्स्ट है कंपाइलर। कंपाइलर जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, और सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल यही होता है, यानी कि आजकल के ज़माने में। तो कंपाइलर जो है ये क्या करता है कि ये सोर्स प्रोग्राम को, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया होता है, ठीक है, जिसके कोड को हम सोर्स कोड कहते हैं, उसको मशीन कोड के अंदर, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में जिसमें ज़ीरो वन है, जो कि लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करता है, ठीक है। कंपाइलर इसका ये काम है। और ये क्या करता है कि ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा पहले मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, और फिर उसके बाद उस मशीन कोड के अंदर जो प्रोग्राम अब मौजूद है उसको फिर जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है, यानी कि उसमें फिर प्रोसेसिंग सीपीयू करता है और फिर उसको चला देता है। अच्छा, ये कंपाइलर जो है इसमें जब हम कन्वर्जन कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर के ज़रिए कन्वर्ट करते हैं, तो पहले ये उसके अंदर से एरर्स ढूंढता है सारे प्रोग्राम में से, ठीक है। फिर जितनी भी ख़राबियाँ उसको मिलेंगी, ठीक है, जितने भी एरर मिलेंगे वो सारे हमें वो नोटिफाई करेगा, हमें बता देता है कि इतने एरर्स, ठीक है, हमें मुझे मिल गए हैं। और उसके बाद एरर्स के मिलने के बाद में यानी कन्वर्जन होती है। तो उन एरर्स को जो है वो जो ये पॉइंट आउट करता है, ठीक है, हमें बताता है, उनको हम पहले ठीक कर लेते हैं सारे एरर्स को, ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो बाद में ये जो है क्या करता है कि इसको फिर सोर्स कोड को मशीन कोड में जब कन्वर्ट करता है, तो फिर उस मशीन कोड को हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। सोर्स प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया, और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो कि मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा गया होता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में ज़ीरो वंस में। तो कंपाइलर जो है ये इसकी स्पीड भी ज़्यादा है, ठीक है, ये बड़ी तेज़ी से काम करता है, सारा प्रोग्राम को चलाता तेज़ी से है, ठीक है। इंटरप्रेटर के मुकाबले में अगर बात की जाए तो ये उससे तेज़ है, ठीक है। इंटरप्रेटर भी इस यूज़ होता है, लेकिन ये कंपाइलर जो है ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट कोड है, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो कि बाइनरी लैंग्वेज में लिखा गया हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर की इसी को समझ आती है, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, इसी में फिर सारी प्रोसेसिंग वो करेगा। तो इसको फिर मेमोरी के अंदर लोड किया जा सकता है, ठीक है, उसको पहले मेमोरी के अंदर यानी लाया जाता है, और उसके बाद फिर वहाँ से चलाया जाता है, ठीक है। तो उसको फिर मेमोरी में लोड भी किया जा सकता है, फिर वहाँ से फिर एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है, यानी कि चलाया जा सकता है, फिर वो उसका आउटपुट आ जाएगा उस प्रोग्राम का जिसको हमने कंपाइलर के ज़रिए कन्वर्ट किया। अच्छा, तो ये आप नीचे डायग्राम भी देख सकते हो, इसमें लेफ़्ट साइड पे है हाई लेवल प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम यानी सोर्स कोड, दरमियान में कंपाइलर है,
ठीक है। उसको यानी कि हाई लेवल का जो प्रोग्राम था उसको कंपाइलर को हमने सेंड किया और कंपाइलर ने उसको मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम सेम कंपाइलर की तरह ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इन दोनों में फ़र्क है। इंटरप्रेटर भी सोर्स प्रोग्राम को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा गया होता है उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर, ठीक है, जो कि लो लेवल लैंग्वेज है। यानी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये एक टाइम में एक लाइन को कन्वर्ट करेगा पहले, ठीक है, यानी पहले एक प्रोग्राम की लाइन को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर तीसरी लाइन को कन्वर्ट करेगा। और ये क्या करता है कि हर लाइन को पहले वो एरर्स के लिए चेक करता है कि क्या उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो वो फिर हमें बताएगा कि इसमें एरर है और फिर उसको कन्वर्ट कर देगा। फिर उसके बाद दूसरी लाइन को चेक करेगा, फिर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। यानी कि वो साथ साथ उसको स्कैन भी कर रहा है एक एक लाइन को और उसका एनालिसिस भी वो कर रहा है कि इसमें ये एरर है, ठीक है, वो ये भी हमें साथ साथ बता रहा होता है और फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट कर रहा होता है। तो ये जो इसकी प्रोसेसिंग है सारी ये स्लो है, ठीक है, क्योंकि एक एक लाइन के ऊपर काम कर रहा है तो इस वजह से ये स्लो होता है, टाइम ज़्यादा लगाता है। और एक और भी इसकी चीज़ ये है कि ये जब भी एरर आएगा ये रुक जाएगा, ठीक है, फिर वो हमें बताएगा कि एरर आ गया और उसके बाद वो फिर दोबारा स्टार्ट से चलता है, ठीक है। जब एक दफ़ा एरर आ जाए कहीं तो उसके बाद वो फिर शुरू से शुरू करता है, इस वजह से टाइम ज़्यादा लगाता है। और फिर जब जब भी एरर इसमें मिले उसको ठीक करके तो फिर उसको जो है इस प्रोग्राम को दोबारा इंटरप्रेटर के ज़रिए यानी कन्वर्ट किया जाता है और वो फिर, ठीक है, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि वो फिर बिगिनिंग से दोबारा स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर पहली लाइन से कन्वर्ट करना शुरू कर देता है और उसी तरह ये एक एक लाइन को कन्वर्ट करेगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनको यूज़ किया जाता है इस इंटरप्रेटर के साथ शॉर्ट स्क्रिप्ट्स के लिए, ठीक है, छोटे स्क्रिप्ट लिखने के लिए जो है बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम यूज़ करते हैं इंटरप्रेटर के साथ, ठीक है, यानी इंटरप्रेटर के ज़रिए उन शॉर्ट स्क्रिप्ट्स को हम जो है वो प्रोसेस करते हैं, ठीक है, आगे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।